लाइबा ने जो हरकत की थी उससे सब उसे ही देख रहे थे। हाशिम की सख्त नजरें उस पर ही टिकी हुई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो बस गुस्सा करने वाला था और करे भी ना। कीमती चीजों को कलेक्ट करने के शौक में उसने ये सारी वाइन्स भी कलेक्ट की थी, जिनमें से कुछ बॉटल की कीमत करोड़ों में थी। और लाइबा ने 1 सेकंड में सब कुछ तोड़ दिया। उस्मान खुद से कहता है, पहले हाशिम की फेवरेट कार और अब उसका फेवरेट वाइन कलेक्शन। इस लड़की को लगता है जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस आदमी का कोई एक पैसे का नुकसान करने की औकात नहीं सकता, उस इंसान की सबसे कीमती चीजें। यह कल की आई लड़की एक के बाद एक चकनाचूर कर रही है। पिछली बार तो बच गई थी, इस बार तो गई। बासिर, जो खुद फिक्र के साथ लाइबा को देख रहा था, वो अपने बगल में खड़े हामिद से धीरे से कहता है, या अल्लाह, आज तो मेरी क्यूटी पाई गई। हामिद, इन्हें लगता है बड़ा मजा आता है सर का नुकसान करने में। सभी उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो तीनों हाशिम के गुस्से से वाकिफ थे। वो सजा नहीं देता था बल्कि बर्बाद कर देता था। वही लाइबा आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी और डर लिए हाशिम को देख रही थी, जिसकी खाली आंखें भी उस पर ही टिकी हुई थी। वो घबराते हुए सिर नीचे कर कर कहती है, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो हमारा पैर गलती से कारपेंट में फंस गया और ये सब हो गया। हमें माफ कर दीजिए। हमारी नियत आपका नुकसान करने की नहीं थी, ना ही ऐसा कोई इरादा था। कहते कहते उसकी आंखें जरा नम हो चुकी थी। सबको उस पर अब दया आ रही थी, क्योंकि सबको पता था हाशिम अब जरूर उसे कोई बड़ी सजा ही सुनाएगा, क्योंकि माफी जैसे शब्द हाशिम करीम की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। उस्मान को भी लाइबा के लिए बुरा लग रहा था। वो किसी तरह मामला शांत करने के लिए कहता है, हाशिम यार हो जाता है, गलती से हुआ है। वैसे भी उसकी कोई डॉट। वो अभी इतना ही कह पाया था कि हाशिम बिना उसे देखे लाइबा को देखते हुए ही उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है और खुद लाइबा की तरफ बढ़ने लगता है। वही लाइबा को महसूस तो हो रहा था कि वो उसकी तरफ आ रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी नजरें उठाकर उसे देखने की। उसने आसिम के घर पर भी ऐसी कुछ बॉटल्स देखी थीं और उसे थोड़ा बहुत अंदाजा होता था कि ये बहुत महंगी आती है, पर यहाँ तो उसने कम से कम 400 से 500 बॉटल्स तोड़ी थी। वो यही सोच रही थी कि अगर हाशिम ने उससे पैसे मांगे तो वो क्या करेंगी। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके सामने खड़ा हो। वो हिम्मत कर नजरें उठाकर देखती है तो ये हाशिम था, जो अब तक उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था। उसे पास देखकर वो हड़बड़ाते हुए पीछे होती, पर उसे कुछ चुभता है और उसकी एक दर्द भरी आहें निकल जाती है। दरअसल उन बॉटल्स के टूटने पर कुछ कांच के पीसेस उसके पास तक भी आ गए थे और बिना देखे पीछे होने के कारण एक टुकड़ा उसके पैर में भी चुभ गया था। दर्द के कारण वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि हाशिम फौरन उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो संभल तो गई थी पर हाशिम के बेहद करीब ही आ गई थी। हाशिम उसकी ऑलिव ग्रीन आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के अपनी गहरी आवाज में कहता है, कभी कभी कुछ लोग हमारे बहुत करीब होकर भी हमें इसी तरह चुपकर तकलीफ से रूबरू कराते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजें और अपने आसपास के लोगों पर हमेशा एक नजर रखनी चाहिए। अनजाने में लिए गए कदम ऐसे ही लड़खड़ाकर गिरने की वजह दे देते हैं। उसकी बातें इतनी गहरी थी कि लाइबा बस उसे देखती रह गई, पर अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और उसकी ही नहीं बाकी सबकी भी, जब हाशिम ने उसे गोद में उठाया। वो उसे गोद में लिए वहां रखी अपनी हेड चेयर के पास आता है और उसे ठीक से बैठाते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, ब्रिंग दी फर्स्ट एड बॉक्स राइट नाउ। पर अफसोस किसी के कानों में उसकी आवाज नहीं जाती। वो तीनों तो हैरानी से उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। अब भाई हाशिम करीम, जिसके सामने कोई मासूम मर रहा हो प्यासा और उसके हाथ में पानी हो, पर वो जालिम तब भी किसी को पानी देने की जहमत न उठाए, और यहाँ वो एक लड़की को बाहों में उठाकर अपनी जगह पर बैठा रहा है। यह उन तीनों को ही जैसे मुमकिन नहीं लग रहा था। वही हाशिम जिसकी नजर लाइबा के पैर पर थी, जहाँ एक हल्का सा कट लग गया था और उसमें से खून रिस रहा था।
जब उसने अपनी बात नजरअंदाज होते हुए देखा तो इस बार वो उन तीनों की तरफ गुस्से में घूरते हुए शांत मगर डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, यहाँ खड़े होकर कोई शो एंजॉय करने के लिए नहीं कहा गया है, सो लीव क्विकली। उसकी आवाज में गुस्से को समझते हुए हामिद तुरंत दौड़ते हुए ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसकी तरफ बढ़ाता है तो हाशिम बिना उसे देखें उससे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसमें से कॉटन लेकर उसमें एंटीसेप्टिक लगाकर लाइबा के पैर की तरफ बढ़ाता है तो वो तुरंत अपने पैर पीछे करते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए, हम ठीक है और हमें वैसे भी नहीं पसंद कोई हमारे पैर छुए, रहने दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे देखते हुए तल्खी से कहता है, मुझे भी पसंद नहीं कि कोई मेरा नुकसान करे, पर ये दूसरी बार है जब आप ऐसा कर चुकी हैं। अब जब आपको खिलाफत पसंद है तो मुझसे भी उम्मीद मत रखिए कि मैं आपकी पसंद या नापसंद का ख्याल रखूंगा। और दूसरी बात, आप यहाँ काम करती है, मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे करने दीजिए। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रहती हैं और हाशिम उसकी बैंडेज करने लगता है। वही उस्मान, हामिद और बासिर तो मुंह खोलें उन दोनों को देख रहे थे। हाशिम का ये रिएक्शंस उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें तो लगा था कि वो अभी लाइबा को यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देखा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, बोले तो आउट ऑफ स्क्रिप्ट। वही हाशिम उसकी बैंडेज कर कर लाइबा से दूर होता है और जैसे ही उसकी नज़र उन तीनों पर जाती है तो वो अपनी सख्त आवाज में ही कहता है, लीव। उसकी बात सुनकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ हाशिम और लाइबा थे। लाइबा ने जो हरकत की थी उससे सब उसे ही देख रहे थे। हाशिम की सख्त नजरें उस पर ही टिकी हुई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो बस गुस्सा करने वाला था और करे भी ना। कीमती चीजों को कलेक्ट करने के शौक में उसने ये सारी वाइन्स भी कलेक्ट की थी, जिनमें से कुछ बॉटल की कीमत करोड़ों में थी। और लाइबा ने 1 सेकंड में सब कुछ तोड़ दिया। उस्मान खुद से कहता है, पहले हाशिम की फेवरेट कार और अब उसका फेवरेट वाइन कलेक्शन। इस लड़की को लगता है जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस आदमी का कोई एक पैसे का नुकसान करने की औकात नहीं सकता, उस इंसान की सबसे कीमती चीजें। यह कल की आई लड़की एक के बाद एक चकनाचूर कर रही है। पिछली बार तो बच गई थी, इस बार तो गई। बासिर जो खुद फिक्र के साथ लाइबा को देख रहा था, वो अपने बगल में खड़े हामिद से धीरे से कहता है, या अल्लाह, आज तो मेरी क्यूटी पाई गई। हामिद, इन्हें लगता है बड़ा मजा आता है सर का नुकसान करने में। सभी उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो तीनों हाशिम के गुस्से से वाकिफ थे। वो सजा नहीं देता था बल्कि बर्बाद कर देता था। वही लाइबा आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी और डर लिए हाशिम को देख रही थी, जिसकी खाली आंखें भी उस पर ही टिकी हुई थी। वो घबराते हुए सिर नीचे कर कर कहती है, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो हमारा पैर गलती से कारपेंट में फंस गया और ये सब हो गया। हमें माफ कर दीजिए। हमारी नियत आपका नुकसान करने की नहीं थी, ना ही ऐसा कोई इरादा था। कहते कहते उसकी आंखें जरा नम हो चुकी थी। सबको उस पर अब दया आ रही थी, क्योंकि सबको पता था हाशिम अब जरूर उसे कोई बड़ी सजा ही सुनाएगा, क्योंकि माफी जैसे शब्द हाशिम करीम की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। उस्मान को भी लाइबा के लिए बुरा लग रहा था। वो किसी तरह मामला शांत करने के लिए कहता है, हाशिम यार हो जाता है, गलती से हुआ है। वैसे भी उसकी कोई डॉट। वो अभी इतना ही कह पाया था कि हाशिम बिना उसे देखे लाइबा को देखते हुए ही उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है और खुद लाइबा की तरफ बढ़ने लगता है। वही लाइबा को महसूस तो हो रहा था कि वो उसकी तरफ आ रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी नजरें उठाकर उसे देखने की। उसने आसिम के घर पर भी ऐसी कुछ बॉटल्स देखी थीं और उसे थोड़ा बहुत अंदाजा होता था कि ये बहुत महंगी आती है, पर यहाँ तो उसने कम से कम 400 से 500 बॉटल्स तोड़ी थी। वो यही सोच रही थी कि अगर हाशिम ने उससे पैसे मांगे तो वो क्या करेंगी।
वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके सामने खड़ा हो। वो हिम्मत कर नजरें उठाकर देखती है तो ये हाशिम था, जो अब तक उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था। उसे पास देखकर वो हड़बड़ाते हुए पीछे होती पर उसे कुछ चुभता है और उसकी एक दर्द भरी आहें निकल जाती है। दरअसल उन बॉटल्स के टूटने पर कुछ कांच के पीसेस उसके पास तक भी आ गए थे और बिना देखे पीछे होने के कारण एक टुकड़ा उसके पैर में भी चुभ गया था। दर्द के कारण वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि हाशिम फौरन उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो संभल तो गई थी पर हाशिम के बेहद करीब ही आ गई थी। हाशिम उसकी ऑलिव ग्रीन आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के अपनी गहरी आवाज में कहता है, कभी कभी कुछ लोग हमारे बहुत करीब होकर भी हमें इसी तरह चुभकर तकलीफ से रूबरू कराते हैं। इसलिए अपने आस पास की चीजें और अपने आसपास के लोगों पर हमेशा एक नजर रखनी चाहिए। अनजाने में लिए गए कदम ऐसे ही लड़खड़ाकर गिरने के वजह दे देते हैं। उसकी बातें इतनी गहरी थी कि लाइबा बस उसे देखती रह गई, पर अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और उसकी ही नहीं बाकी सबकी भी, जब हाशिम ने उसे गोद में उठाया। वो उसे गोद में लिए वहां रखी अपनी हेड चेयर के पास आता है और उसे ठीक से बैठाते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, ब्रिंग दी फर्स्ट एड बॉक्स राइट नाउ। पर अफसोस किसी के कानों में उसकी आवाज नहीं जाती। वो तीनों तो हैरानी से उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। अब भाई हाशिम करीम, जिसके सामने कोई मासूम मर रहा हो प्यासा और उसके हाथ में पानी हो, पर वो जालिम तब भी किसी को पानी देने की जहमत न उठाए, और यहाँ वो एक लड़की को बाहों में उठाकर अपनी जगह पर बैठा रहा है। यह उन तीनों को ही जैसे मुमकिन नहीं लग रहा था। वही हाशिम जिसकी नजर लाइबा के पैर पर थी, जहाँ एक हल्का सा कट लग गया था और उसमें से खून रिस रहा था। जब उसने अपनी बात नजरअंदाज होते हुए देखा तो इस बार वो उन तीनों की तरफ गुस्से में घूरते हुए शांत मगर डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, यहाँ खड़े होकर कोई शो एंजॉय करने के लिए नहीं कहा गया है, सो लीव क्विकली। उसकी आवाज में गुस्से को समझते हुए हामिद तुरंत दौड़ते हुए ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसकी तरफ बढ़ाता है, तो हाशिम बिना उसे देखें उससे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसमें से कॉटन लेकर उसमें एंटीसेप्टिक लगाकर लाइबा के पैर की तरफ बढ़ाता है, तो वो तुरंत अपने पैर पीछे करते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, हम ठीक है, और हमें वैसे भी नहीं पसंद कोई हमारे पैर छुए, रहने दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे देखते हुए तल्खी से कहता है, मुझे भी पसंद नहीं कि कोई मेरा नुकसान करे, पर ये दूसरी बार है जब आप ऐसा कर चुकी हैं। अब जब आपको खिलाफत पसंद है तो मुझसे भी उम्मीद मत रखिए कि मैं आपकी पसंद या नापसंद का ख्याल रखूंगा। और दूसरी बात, आप यहाँ काम करती हैं, मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे करने दीजिए। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रहती हैं और हाशिम उसकी बैंडेज करने लगता है। वही उस्मान, हामिद और बासिर तो मुंह खोलें उन दोनों को देख रहे थे। हाशिम का ये रिएक्शंस उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें तो लगा था कि वो अभी लाइबा को यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देखा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, बोले तो आउट ऑफ स्क्रिप्ट। वही हाशिम उसकी बैंडेज कर लाइबा से दूर होता है और जैसे ही उसकी नजर उन तीनों पर जाती है तो वो अपनी सख्त आवाज में ही कहता है, लीव। उसकी बात सुनकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ हाशिम और लाइबा थे। हाशिम लाइबा को भी जबरदस्ती बैठाकर उसके लिए खाना खुद अपने हाथों से सर्व कर रहा था, और ये देखकर हामिद, उस्मान और बासिर को एक झटका लगता है, क्योंकि जो बंदा अपने लिए एक ग्लास पानी खुद से ना ले, उसके एक इशारे पर मुलाजिमों की लाइन लग जाए। वो किसी को खाना सर्व कर रहा था, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। और जब वो बंदा हाशिम जैसा हो तो क्या ही कहने। हालांकि ये सब करते वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, पर फिर भी बात बड़ी थी। उसके खाना सर्व करने के बाद
सबने खामोशी से अपना अपना डिनर किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बीच में कुछ बोले। हाशिम को वैसे भी बेवज का शोर पसंद नहीं था। कुछ देर में सबका खाना होता है तो उस्मान और हामिद वहां से निकल जाते हैं और बासिर भी थकान के कारण सोने चला जाता है। हाशिम पहले ही खाना खाकर चला गया था और बची लाइबा तो वो किचन का सामान समेटने लगती है। रशीद चाचा उसे मना भी करते हैं पर लाइबा फिर भी अपना काम पूरा करती है। उसे लगता था कि वो भी बाकी सबकी तरफ सिर्फ एक साधारण मुलाजिमा ही है, इसलिए बेवज का आराम और इज्जत उसे पसंद नहीं थी। बचपन से ही बाप का पता नहीं था और हालातों और मुश्किलों ने उसे वक्त से पहले ही समझदार और जिम्मेदार बना दिया। ऊपर से अपनी अम्मी की खुददारी भी विरासत में मिली थी, इसलिए एहसानों से वो शुरू से नफरत करती थी। वो अभी पूरा किचन समेटकर वापस जाने वाली होती है कि रशीद चाचा उसके पास आकर कहते हैं, बेटा एक गिलास दूध गर्म कर साहब को दे आना, उन्हें दवाई लेनी होती है, वो अपने स्टडी रूम में होने। उनकी बात सुनकर लाइबा जरा दिलचस्पी से पूछती है, जी दवाई पर क्यों, वो बीमार है? रशीद चाचा, पता नहीं बेटा, हम तो खुद नौकर लोग हैं पर हाँ पिछले 10-12 साल से साहब कोई दवाई लेते हैं रोज रात को। किस चीज की दवाइयाँ हैं पता नहीं, वैसे तुम जल्दी जाओ, उन्हें इंतजार नहीं पसंद, मुझे भी कुछ काम है। उनकी बात सुनकर लाइबा भी कोई और सवाल नहीं करती और चुपचाप एक गिलास दूध गर्म करके उसे अच्छे से बड़ी सफाई से गिलास में निकालती है और उसे ट्रे में रखकर सेकंड फ्लोर की तरफ जाती है। सुबह दुआ ने उसे पूरा घर दिखाया था, इसलिए उसे आप पता था कौन सी जगह क्या है। वो हाशिम के स्टडी रूम के बाहर रुककर नोक करती हैं तो अंदर से एक सख्त और रोबदार आवाज आती है, कॉमिंग। ये सुनकर वो अपना सिर झुकाए ही अंदर जाती हैं और बिना आसपास ध्यान दिए चुपचाप टेबल पर जाकर हाशिम का दूध वहां रखकर वापस जाने के लिए पलटती है कि तभी हाशिम की सख्त आवाज उसे सुनाई देती है, आप नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर वो नासमझी में उसे देखती हैं तो वो आगे कहता है, मैंने आपके कमरे में कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कहे हैं, इसलिए तब तक आप यही रुक जाइए, क्योंकि अगर मैंने आपको अपनी नजरों से जाने दिया तो आप जरूर कोई नया नुकसान लाकर मेरे सिर पर खड़ा कर देंगी। वो उसे टॉन्ट मार रहा था और उसे ये काफी अच्छे से समझ गया पर बुरा नहीं लगा। अब जो लड़की जिंदगी भर गालियां और रूसवाई अपने दामन में छिपाए बड़ी हुई है, उसे तो जैसे आदत हो चुकी थी सबकी। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है तो हाशिम उसे बिना किसी भाव के देखते हुए कहता है, आप खड़ी क्यों हैं? मैंने कहा है। उसके सवाल पर वो जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाती है तो हाशिम उसे सामने लगी चेयर पर बैठने का इशारा करता और वो जल्दी से चुपचाप वहां बैठ जाती है। उसके बाद वो किसी मीटिंग में बिजी हो जाता है। करीब 20 मिनट बाद हाशिम गुस्से में ही मीटिंग में किसी को डांट रहा था और लाइबा जो वही बैठी थी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। वो लैपटॉप के दूसरी तरफ लोगों से किसी डिजाइन के लिए बात कर रहा था। उसे ज्यादा समझ नहीं आया तो उसने भी ध्यान नहीं दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी, अब जाकर जो स्टडी रूम को अच्छे से देख रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है जहाँ वेन्यू डेकोरेशन के कई सारे डिजाइन थे, साथ में कुछ खाली पन्ने भी पड़े थे और एक स्केच बुक भी रखी थी। ना जाने लाइबा के मन में क्या आया, वो उस स्केच बुक को उठाकर उसमें कुछ ड्रॉ करने लगती है। इधर हाशिम मीटिंग में ही एक मैनेजर को डांटकर अपनी सख्त आंखों से देखते हुए कहता है, ये कैसी टीम है आपकी, एक डिजाइन अच्छा नहीं है, यूं ही पूरे एशिया की बेस्ट डेकोरेशन कंपनी नहीं संभालता मैं, मेरी कुछ स्टैंडर्ड है, ऐसे डिजाइन दिखाऊंगा मैं क्लाइंट को। उसके गुस्से को देखते हुए मैनेजर डरते हुए कहता है, सर एक मौका दीजिए, मैं इससे अच्छे डिजाइन बनवाऊंगा। हाशिम, ओह रियली, और आपको क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं सबको बस मौके देता फिरूं? लिसन मिस्टर शर्मा, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन, आई पे यू फॉर वर्क, देन आई नीड वर्क एट एनी कॉस्ट। मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे आपको इस कंपनी से निकालने में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको मेरी कंपनी से निकाला गया तो कहीं और आपको जॉब नहीं मिलेगी, इतना आप भी जानते हैं और मैं भी। उसकी धमकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि द करीम डेकोर हाउस इंडिया का बेस्ट डेकोरेशन कंपनी थी। अगर यहाँ से किसी बंदे को निकाला गया तो उसे कहीं छोटी कंपनी में भी काम नहीं मिलता। इसलिए उसकी धमकी से डरते हुए वो मैनेजर कहता है,
सर प्लीज बस एक मौका, मैं कल सुबह तक की आपको बेस्ट डिजाइन दिखाता हूँ। पर हाशिम तो हाशिम था, वो बिना उसकी पूरी बात सुने कॉल कट कर देता है और अपना लैपटॉप बंद कर जब सामने देखता है तो लाइबा बड़े ध्यान से कुछ ड्रॉ कर रही थी। ये देखकर उसकी आंखें जरा छोटी हो जाती है और वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जाता है, पर जैसे ही उसके पास पहुंचकर स्केच बुक में देखा है, उसे जरा हैरानी होती है। उसने एक डेकोरेशन डिजाइन बनाया था जो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक था। उसकी स्केचिंग इतनी अच्छी थी कि लग रहा था किसी प्रोफेशन ने की हो। हाशिम की डिजाइनिंग टीम, जिसमें एक एक इंसान हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस था, उनके डिजाइन से कहीं बेहतर डिजाइन उसने ऐसे ही 15 से 20 मिनट में बना दिया था, जो काफी शॉकिंग था। वो आगे बढ़कर उसे स्केच बुक को उससे लेता है और उस डिजाइन को देखने लगता है। वही उसके इस तरह बुक लेने पर लाइबा जरा घबरा जाती है। उसे लगता है उसने कुछ गलती कर दी, इसलिए वो जरा शर्मिंदा होते हुए नजरें नीचे कर कहती है, माफी चाहेंगे, दरअसल हम बस बोर हो रहे थे, इसलिए स्केचबुक देखी तो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया। अगर आपका कोई नुकसान हुआ हो तो सॉरी। हाशिम बिना उसकी तरफ देख उसे स्केच को गौर से देखते हुए पूछता है, अपने स्केचिंग सीखी है डॉट? लाइबा पहले तो उसके सवाल पर जरा हड़बड़ाती है, फिर कहती है, नहीं अम्मी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इन सब चीजों में जाया कर सके। स्कूल के दिनों में थोड़ा बहुत ऐसे ही सीखा था, इतनी अच्छी भी नहीं आती, बस ऐसे ही शौक है। हाशिम उसकी तरफ देखकर, प्रोफेशनल तो नहीं है, काफी सारी कमियां है, पर डिजाइन बहुत यूनिक है। मेरी कंपनी में काम करना चाहेंगी आप डॉट? उसके सवाल पर वो जरा चौंकी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ पूछेगा। लाइबा, हम कैसे डॉट? हमारे पास तो कोई अच्छा खासा एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है। ये तो बस ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया, हमें तो पता भी नहीं आप क्या करते हैं। हाशिम, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक बिजनेस नहीं है मेरा, काफी सारे हैं फिलहाल। मुझे आपकी डिजाइन्स पसंद है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, पर थीम काफी यूनिक है, इसलिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। और वैसे भी जितना नुकसान आपने मेरा किया है इस जन्म में कुक बनकर, तो आप पैसे वापस चुका नहीं सकती, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रेब कर ले। लाइबा, प्रडॉट हम कैसे डॉट? हाशिम, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपकी तरह काफी लोग हैं, वहाँ टीम मैनेजर भी है, आपको गाइड भी करेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साथ में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको एक बात याद रखें, मुझे आपके जैसे बहुत मिल जाएंगे, पर आपको इस ऑफर के जैसा कुछ नहीं मिलेगा। लाइबा को कहीं ना कहीं उसकी बातें समझ आ रही थी, उसे भी पता था कि वो सारी जिंदगी एक कुक तो नहीं बन सकती, कम से कम जब उसे पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए कुछ सोचते हुए वो कहती है, ठीक है, हमें मंजूर है। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो वो देख नहीं पाई थी। हाशिम, अब आप जा सकती है, कल आपको आपकी सारी जरूर का सामान मिल जाएगा, जो आपको ऑफिस में काम आएगा, और परसों से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। उसकी बात सुनकर वो हाँ में से चलाकर चुपचाप वहां से चली जाती है और हाशिम बस उसे जाता देखता रह जाता है। जब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तभी रास्ते में ही उसे राशिद चाचा मिल जाते हैं और उसे इस वक्त अपने कमरे से बाहर देखकर वो जरा हैरान होकर पूछते हैं, बेटा आप अभी तक सोए नहीं, इतनी रात हो गई, बा बजने वाले डॉट? लाइबा, चाचा आप ही तो हमारा कमरा सेट कर रहे थे डॉट? रशीद चाचा, क्या आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, आपका कमरा तो कल ही सेट हो गया था पूरी तरह से। उनकी बात सुनकर लिबा बिना कुछ जवाब दिए सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
दूसरे दिन। आज संडे था, इसलिए हाशिम कहीं नहीं गया था। वो सुबह से ही अपने स्टडी रूम में था। बासिर सुबह ही अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। दोपहर का लंच तैयार कर कर लाइबा ने डाइनिंग टेबल पर लगाया तो रशीद चाचा जो उसकी हेल्प कर रहे थे उससे कहते हैं, बेटा तुम जाकर साहब को बुला लाओ, यहाँ हम सब लगा देंगे। लाइबा जरा झिझकते हुए, चाचा आप किसी और को कह दीजिए ना। रशीद चाचा, बेटा दरअसल मैं किसी और को तो कह देता पर दुआ आज अपने स्कूल गई है और बाकी किसी मुलाजिम को उस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर मेरी बात करें तो मेरे घुटनों में इतना दर्द है कि मैं सीढ़ियां चढ़कर वहां तक नहीं जा पाऊंगा। उनकी बात सुनकर लाइबा भी चुपचाप जरा झिझकते हुए वहां से हाशिम के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। वो वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ये देखकर वो हल्का सा दरवाजा पुश करती है तो वो अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वो जरा झिझकते हुए अंदर आती हैं तो हाशिम वहां कहीं नहीं था। वो उसे ना देखकर पलट कर जाने वाली होती है कि उसकी नजर स्टडी रूम की बालकनी के दरवाजे पर जाती है जो खुला था। ये देखकर वो जरा सोचकर उस तरफ कदम बढ़ा देती है पर बालकनी के दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा सिगरेट के कश लगाते हुए बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। जरा आज कुछ बादल छाए हुए थे जो बेमौसम बारिश की उम्मीद जगी रहे थे। वहां पास में ऐश ट्रे में काफी सारी आधी जली सिगरेट पड़ी हुई थी जिससे साफ था वो काफी देर से सिगरेट पी रहा था। वो आज पहली बार ठीक से हाशिम को देख रही थी और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो बहुत हैंडसम है, या शायद यह कहना ठीक होगा कि आज तक उसने जितने भी मर्द देखे थे वो उन सब में सबसे अव्वल था। ब्लैंक शर्ट ब्लैंक पेंट में ही वो एकदम बवाल लग रहा था पर जो चीज उसे सबसे लुभावना बनाती थी वो थी उसकी गंभीरता। उसका रोब पर एक और चीज थी जो कि उसे अलग बनाती थी और वो था उसकी आंखों का दर्द और खालीपन जो लाइबा ने बहुत पहले गौर किया था। वो अभी उसे देख रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने आसपास घुटन महसूस होने लगी और सिगरेट के धुएं के कारण वो तेजी से खांसने लगी। वही उसके खांसने की आवाज सुनकर हाशिम की ध्यान उस पर जाता है और उसे इस तरह खांसता देख वो अपनी सिगरेट वही ऐशट्रे में रखकर उसके पास आता है और एक मिनट उसे इस तरह खांसता देखने के बाद आहिस्ता से अपने हाथ से उसकी पीठ हल्की हल्की थपथपाता है। उसके ऐसे करने से थोड़ी देर बाद वो जरा नॉर्मल होती है तो वो टेबल पर से एक ग्लास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है और वो भी जरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए पानी पीने लगती है। हाशिम उसे शांत देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, क्यों खड़ी थी? यहाँ पता नहीं है सिगरेट की स्मेल ठीक नहीं होती सेहत के लिए। लाइबा, आप भी तो पी रहे थे, आपको नहीं पता कितना अनहेल्दी है, पैकेट पर भी लिखा होता है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराकर, मेरे मरने पर किसी का नुकसान नहीं होगा, कोई रोने वाला नहीं है मेरा। लाइबा, मैं भी यतीम ही हूँ। रोने वाला तो मेरे लिए भी कोई नहीं है, ना बाप है, ना शोहर, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना कोई और। हाशिम उसकी बात सुनकर जरा खामोश हो गया था, फिर कुछ पल बाद कहता है, किसी इंसान का अकेला होना उसकी कमजोरी नहीं उसकी ताकत होती है। जब कोई अकेला होता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। ये रिश्ते इंसान को सिर्फ कमजोर करते हैं और जो हमें छोड़ जाते हैं ना वह हमारे कभी होते ही नहीं है। इसलिए उनके जाने पर शौक नहीं बनाया जाता बल्कि शुक्र किया जाता है। लाइबा, पर अकेले रहकर जिंदगी भी नहीं काटी जा सकती। एक इंसान के लिए रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। आप नहीं समझ सकते कि कैसा लगता है जब रोने पर आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, बीमार पड़ने पर फिक्र करने वाला कोई ना हो, घर लौट कर आए तो इंतजार करने वाला कोई ना हो, जब कोई गलती हो तो समझाने वाला कोई ना हो, जब बेईमानी हो हमारे साथ तो कोई लड़ने वाला ना हो। आप नहीं समझ सकते कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर हाशिम एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है, फिर आगे कहता है, सही कहा आपने, रिश्ते होना बहुत जरूरी है पर अगर वो रिश्ते सच्चे हो तो वरना आस्तीन में छुपे सांप कभी ना कभी तो डंसते ही हैं। और अगर आपको इतना ही शौक है रिश्तों का तो इस काबिल बनिए कि लोग खुद अपनी मर्जी से आपसे रिश्ते जोड़ना चाहे।
लाइबा: नहीं, अब मुझे किसी भी रिश्ते की ख्वाहिश नहीं है। मेरे अंदर की ख्वाहिशात खत्म हो चुकी है। अब मुझे खौफ आता है, लोगों से डर लगता है, रिश्तों से। और अब मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। यकीन मानिए, अगर खुद खुशी हराम ना होती, मेरे मजहब में तो अब तक कर चुकी होती मैं। पर कमबख्त मौत को भी मुझसे मोहब्बत नहीं है, जो आना ही नहीं चाहती। और जो अंदर से मर गए होते हैं ना, उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी तरह एक मुर्दा हूँ, जो सांस तो ले रहा है पर जी नहीं रहा। हाशिम, आपको पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत कमजोर लोगों से है। और आप भी उन्हीं में से एक है। जिसने आपके साथ गलत किया, उसे इतनी आसानी से छोड़कर भूल जाना चाहती है। आप खैर, औरतें तो सारी होती ही एक जैसी है, या तो मतलबी या आपकी तरह डरपोक, जो अपने हक के लिए लड़ तक नहीं सकती। लाइबा: इंतकाम उनसे लिया जाता है जिनसे उम्मीदें होती है, मोहब्बत होती है। और आसिम जी से हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ना मोहब्बत थी ना नफरत। उन्होंने हमें छोड़ दिया क्योंकि वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, और हम उनके साथ रहना चाहते थे क्योंकि हमें दुनिया से डर लगता था। पर अब जब वो डर खत्म हो गया है, तो सारी शिकायतें भी खत्म हो चुकी है। हाशिम उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। वो कुछ देर तक खामोश रहने के बाद हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा कहती है, और रही बात किसी एक शख्स के कारण सारी जात से नफरत करने की, तो हमें भी होनी चाहिए थी मर्दों से नफरत, क्योंकि हमें तो हमारे अब्बा ने भी छोड़ दिया और शौहर ने भी, पर हमें नहीं है नफरत मर्दों से। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने हमें सहारा दिया। आप भी तो मर्द है, भले ही आपकी कोई वजह होगी, पर हमारे लिए आप एक अच्छे इंसान हैं। उसकी बात खत्म होते ही हाशिम जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसे ऐसे हंसता देख लाइबा नासमझी में उसे देखती हैं। हाशिम कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद एकदम से अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाकर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए दांत पीसकर गुस्से में कहता है, बहुत बुरा आदमी हूँ मैं, बहुत बुरा, इतना बुरा जितना तुम सोच भी नहीं सकती है। रात कोई नहीं लड़की मेरे बेड पर होती है, ना जाने कितनी जाने ली है अपने हाथों से मैंने, समझी। इसलिए आज के बाद मुझे अच्छा समझने की भूल भूल कर भी मत करना। लाइबा, जो उसके ऐसे करीब खींचने पर जरा घबरा गई थी, पर वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देती और बड़ी शांति से उसकी सारी बात चलती है और फिर कहती है, आप किसी के लिए शायद बहुत बुरे हो सकते हैं, पर मेरे लिए आप एक अच्छे इंसान ही हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, आपने मुझे किसी गलत नज़र से नहीं देखा। और हाँ, आप खुद के बारे में क्या समझते हैं, वो आपका पर्सनल मसला है, और मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरा पर्सनल मसला है। मैं आपको ये खाने के लिए बुलाने आई थी, ठंडा हो रहा होगा, आ जाइए। इतना कहकर वो उसकी पकड़ अपनी बाजू से हटाकर वहाँ से चली जाती है, और हाशिम बस उसे देखता रह जाता है। शायद जिंदगी में पहली बार होगा कि किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बगावत की थी। वो उसे दरवाजे को देखते हुए खुद से कहता है, जहाँ से वह भी गई थी, बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, आज नहीं तो कल ये बात तो मान जाओगी। तुम भी बाकी औरतों की तरह हो, जो धोखेबाज होती है, डरपोक होती है और जरूरत पड़ने पर छोड़कर चली जाती है। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी, इसलिए मैं कभी तुम्हारी आदत खुद को नहीं लगने दूंगा। इतना कहकर वो साइड टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर तेजी से मिरर की दीवार पर मरता है, और एक झटके में वह टूटकर चकनाचूर हो जाती है। अजीब सी कहानी थी उन दोनों की, पर एक चीज थी जो दोनों में एक जैसी थी, और वो थी उनके दर्द की दास्तान। दोनों ही अकेले थे। क्या दोनों साथ मिलकर एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे, या हाशिम का गुस्सा लाइबा की जिंदगी को तबाह कर देगा? क्या हमदर्दी कभी मोहब्बत की दहलीज तक पहुंच पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं इस कहानी में पनप रहे हैं, जिनका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। इधर दूसरी तरफ बासिर अपनी कर तेजी से ड्राइव करते हुए रॉन्ग साइड से जा ही रहा था कि तभी गलती से उसकी कार स्कूटी से टकरा जाती है। वो एक झटके में कर रोकता है और नीचे उतरकर देखता है तो एक लड़की स्कूटी से नीचे गिरी हुई थी। उसे तो कोई चोट नहीं आई थी, पर उसकी स्कूटी की हेडलाइट जरूर टूट गई थी। वो उसे लड़की के पास जाकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल एक जरूरी काम था, इसलिए। इससे आगे वो कुछ नहीं का पता, क्योंकि वह लड़की किसी तरह खड़ी होकर उसका हाथ झटकते हुए लगभग चिल्लाकर कहती है, आंखें फूट गई है तुम्हारी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ रहे थे,
अरे भाई, कोई इमरजेंसी भी थी, तब भी सामने वाले का तो सोचो जरा। अभी तुम्हारी इमरजेंसी के चक्कर में मेरी इमरजेंसी हो जाती तो जिस हिसाब से तुम गाड़ी चला रहे थे ना, मुझे कुचल कर चले जाते और पलट कर भी नहीं देखते। बासिर तो जैसे कुछ खाने की होश में नहीं था, उसकी नजर तो बस उस लड़की पर टिक गई थी। काली गहरी आंखें, छोटा सा गोल चेहरा, घुंघराले बाल, ग्रे और वाइट कलर का प्लाजो सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसका वो गुस्सा, उफ। वो उस पर चिल्लाई जा रही थी पर बात से तो कुछ कहने की होश में ही नहीं था। और अचानक ही बेख्याली में उसके मुंह से निकलता है, आप बहुत क्यूट है। उसकी बात सुनकर वो लड़की और गुस्सा हो जाती है और अपनी सैंडल अपने प्यार से निकालकर उसे दिखाते हुए कहती है, ऐसा है अपनी ठरक लो और अपनी कार भी, और यहाँ से पहली फुर्सत में दफा हो जाओ, वरना चौराहे पर ले जाकर सैंडल से इतना मारूंगी कि अपने चेहरे का नक्शा पहचान नहीं पाओगे। बासिर, अरे अब गुस्सा क्यों हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस तारीफ ही कर रहा था। लड़की, मैंने कहा तुमसे तारीफ करने के लिए नहीं, ना चलो अब फूटो यहाँ से। उसका गुस्सा देखकर बसर कुछ और ही खत, तभी उसके पास एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और वह लड़की भी अपनी स्कूटी उठाकर वहां से निकल जाती है। रात का वक्त, हाशिम लंच के बाद से ही कहीं चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। फिलहाल रात के 10 बज रहे थे। लाइबा ने खाना खा लिया था और वो सोने ही जा रही थी कि उसे हॉल में बैठे रशीद चाचा दिखें। वो उनके पास जाकर पूछती है, चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है, चाहिए जाकर आराम कीजिए, आपके तो जोड़ों में भी दर्द होता है ना, आपके लिए इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं है। रशीद चाचा, अरे बेटा अभी तक साहब नहीं आए ना, उनका कोई भरोसा नहीं है, शायद खाना खाकर ना आए और उन्हें खाना देना पड़े, इसलिए उनके लिए जागा हूँ। लाइबा, और अब तक आएंगे वो डॉट? रशीद चाचा, बेटा ये तो पता नहीं कब तक आएंगे, और आएंगे भी या नहीं इस बात का भी कोई पक्का नहीं है। दरअसल उनका कोई भरोसा नहीं है और ना ही कोई रूटीन, कभी कभी तो हफ्तों तक घर नहीं आते, पर फिर भी आ तो सकते हैं ना, इसलिए मुझे जागना पड़ेगा। लाइबा, और अगर वो नहीं आए तो आप सारी रात ऐसे ही जागते रहेंगे डॉट? रशीद चाचा मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, दरअसल उन्होंने मुझसे नहीं कहा है, मैं तो खुद अपनी मर्जी से जागता हूँ। क्या है ना, उन्हें आदत नहीं है खाने की, अगर खाना बना नहीं होगा और उन्हें भूख लगेगी तो वो कहेंगे नहीं, इसलिए जब वो आएंगे और खाना खा लेंगे मैं तभी सोऊंगा। लाइबा, एक कम कीजिए, आप सो जाइए, मैं इंतजार कर लेती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके लिए इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं है, ठंड भी बहुत है आज। रशीद चाचा, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम सो जाओ जाकर। लाइबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी हमें नींद नहीं आ रही, आज दिन भर आराम ही किया था, आप चले जाइए। उसके कहने पर राशिद चाचा भी आखिरकार हार मान जाते हैं और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और लाइबा वही सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ने लगती है। यह किताब उसे दुआ ने लाकर दी थी। किताब पढ़ते पढ़ते ही 2 घंटे बीत जाते हैं, पर उसे वक्त का पता नहीं चलता, ना आंखों में नींद थी। वो बस उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। तभी हाशिम अंदर आता है और उसे हॉल में बैठी लाइबा दिखती है। उसे यकीनन उसके वहां होने की उम्मीद नहीं थी। लाइबा का ध्यान अभी भी अपनी किताब में था, वो बड़े गौर से उसे पढ़ रही थी। हाशिम चलते हुए उसके पास आता है और कुछ देर उसे देखने के बाद कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं डॉट? अचानक से आई इसकी सख्त आवाज सुनकर वो जरा चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है और उसे देखकर अपनी किताब बंद कर खड़े होते हुए कहती है, आप आ गए, खाना लगा दूं डॉट? हाशिम, मैंने पूछा आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है डॉट? लाइबा, वो आपने खाना नहीं खाया था ना, तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी। दरअसल रशीद चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें सोने को बोल दिया। हाशिम, ना तो मैंने उन्हें इंतजार करने का कहा था और ना ही आपको, इसलिए आज के बाद यह करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आदत नहीं है कि लोग मेरा इंतजार करें, अब आप जा सकती है। इतना कहकर वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर अपना हाथ अपने सिर पर फहराने लगता है। ये देखकर वो कुछ सोचते हुए कहती है, आपका सिर दर्द हो रहा है, कॉफी बना दूं डॉट? हाशिम वैसे ही आंखें बंद करे कहता है, मैंने आपको जाने के लिए कहा और किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, शुक्रिया।
लाइबा उसकी बात सुनकर वहां से अपने कमरे में जाने के बजाय किचन की तरफ चली जाती है और कुछ देर बाद जब हाशिम को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस नहीं होती तो वो वैसे ही बंद आंखों में खुद से कहता है, जाने वालों को सिर्फ एक मौके की तलाश है और रुकने वाला जाने के 1000 मौके नजरअंदाज कर देता है। तुम भी लगता है जाने वालों में से ही हो। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। ऐसे ही काफी देर तक बैठे वो बंद आंखों से कुछ सोचता रहता है। तभी लाइबा उसके सामने टेबल पर कॉफी का मग रखते हुए कहती है, आपकी कॉफी। उसकी आवाज सुनकर वो दोबारा आंखें खोलकर देखता है तो सबसे पहले उसकी नजर लाइबा पर जाती है और फिर टेबल पर रखे कॉफी मग पर। हाशिम, मैंने जाने के लिए कहा था। लाइबा, पर मैं रुकना चाहती थी। मेरा मतलब है कि आपका सिर दर्द हो रहा है, पी लीजिए, आराम मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है तो हाशिम उसे आवाज देकर रोककर कहता है, खाना लगा दीजिए। उसकी आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं पर वो पलटकर उसकी तरफ नहीं देखती और खाना गर्म करने किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हाशिम की कॉफी जब खत्म होती है तो उठकर डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठता है। तब तक लाइबा भी वहां आ गई थी। वो बिना उसे देखे उसके लिए खाना परोसती है और अपना काम कर कर वहां से जाने लगती है तो हाशी उसे रोकते हुए कहता है, अगर मुझे किसी और से चीज की जरूरत पड़ी तो थोड़ी देर यही रुक जाइए। लाइबा, मुझे अल्कोहल की स्मेल पसंद नहीं है, उल्टी आती है, आप खाइए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पर हाशिम उसके तो जैसे दिल पर लगी थी ये बात, क्योंकि उसने उसी के लिए कहा था। आज वो किसी बिजनेस डील से ड्रिंक कर कर वापस लौटा था। उसे कोई भी नशा अपने काबू में नहीं कर पाता था, इसलिए उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि उसने कुछ ऐसा पिया है, पर स्मेल जरूर आ रही थी। और लाइबा को 1 मिनट नहीं लगा ये पहचान में, क्योंकि आसिम अक्सर ऐसे ही नशे करके घर लौटता था और उसे मारता पिटता था, आदत थी उसे इन सब की। उसके जाने के बाद वो एक वाइट खाने की कोशिश करता है पर निवाला हलक से नहीं उतरता। आज से पहले उसे अपनी जिंदगी में इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ था। आज वो खाली डाइनिंग टेबल उसे खल रही थी। वो बिना कुछ खाए ऐसे ही प्लेट सरकाकर उठ जाता है और सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर वो बिना कपड़े उतारे बेड पर लेट जाता है और एक टक सीलिंग को देखने लगता है, पर उसके दिमाग में अभी भी लाइबा की बातें चल रही थी। आज उसने एक बार फिर उसे उसके अकेलेपन का एहसास करा दिया था। अजीब जिंदगी थी उसकी, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ था, सिवाय एक परिवार के उसके इस खौफनाक अकेलेपन का कोई इलाज नहीं था। और बीतते वक्त के साथ उसका ये अकेलापन ही उसका साथी बन गया था। पर पिछले 2 दिनों से जब से ये लड़की उसकी जिंदगी में आई है, सब कुछ बदल चुका था। वो बार बार उसे जाने अनजाने उसके अकेलेपन का एहसास करा रही थी। बार बार उसके जहन में वही सब चल रहा था। कैसे उस दिन उसे वो सड़क पर मिली, फिर उसका बेहोश होकर गिरना, उसका उसे संभालना, फिक्र करना, फिर अपने घर लाना और बहाना बनाकर उसे रोकना, उसके बाद उसका उसकी कार को तबाह करना, उसका फेवरेट वाइन कलेक्शन खराब करना। पर फिर भी उसके दिल ने उसे इजाजत नहीं दी कि वो उसे कुछ कह सके। काफी देर तक भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वो एकदम से उठकर साइड ड्रार को खोलकर उसमें से एक सिगरेट का पैकेट निकलता है और एक सिगरेट लाइटर से जलाकर पहला कश लेने वाला होता है कि तभी उसे आज दोपहर का सीन याद आता है, जब लाइबा सिगरेट के धुएं के कारण बुरी तरह खांस रही थी। और वो याद करते ही उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सिगरेट इस्तेमाल कर सके, इसलिए गुस्से में झुंझलाते हुए उसे वही जमीन पर फेंक कर साइड ड्रॉर में से एक मेडिसिन का बॉक्स निकलता है और उसमें से एक बोतल निकालकर कुछ मेडिसिन खाकर लेट जाता है और कुछ ही देर में उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अगली सुबह लाइबा और दुआ दोनों मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। आज दुआ को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए वो उसकी मदद करने आ गई थी। इन बीते 3 दिनों में उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। वैसे तो लाइबा अब ज्यादा बोलती नहीं थी, पर दुआ उसे दुनिया जहां की बातें बता देती थी। लाइबा पोहा बना रही थी, वही दुआ जूस निकालते हुए कहती है, वैसे बाबा ने बताया कल रात आप हाशिम भाई का इंतजार कर रही थी, कितनी देर में आए थे वो? लाइबा 1 के करीब शायद। दुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है,
कि वो आ गए, वरना तो वो हफ्तों तक गायब रहते हैं। उनका भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। गुस्सा इतना आता है कि पूछो मत, पर अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं बेचारे। लाइबा नासमझी में मतलब डॉट। दुआ आसपास दिखती है, पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो उसके पास जाकर धीरे से कहती है, 3 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से पूछती है, क्या खुदकुशी डॉट। दुआ, हाँ, एक बार नींद की गोलियां खा ली थी, एक बार बंदूक से कोशिश की थी, और एक बार नस काट ली थी। उनके हाथों पर गौर से देखना, कभी अब तक निशान बने हैं। वो तो उनके दादा जाने ने बचा लिया, बहुत अच्छे इंसान थे वो, अल्लाह जन्नत नसीब करें। उन्हें अभी कुछ महीने पहले ही उनका इंतकाल, डेथ, हो गई। तब से तो और अकेले हो गए हैं। लाइबा, पर खुदकुशी क्यों डॉट। उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कब कभी कुछ किया होगा उन्होंने। दुआ, इंसान के दिल का हाल या तो वो खुद जानता है या सिर्फ ऊपर वाला। ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने कोशिश क्यों की, पर इतना पता है कि वो और भी कोशिश करते। वो तो उनके दादा जान ने मरते वक्त कसम दी थी अपनी कि वो फिर कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं करेंगे। लाइबा, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो कभी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दुआ, गुस्सा बहुत आता है उन्हें, पर इंसान बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ साल पहले मेरे बाबा की हार्ट की सर्जरी कराई थी उन्होंने, और मेरे स्कूल का भी पूरा खर्चा खुद उठाते हैं। बाकी भी अगर कोई जरूरत हो तो पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर उन्हें ज्यादा बात करना नहीं पसंद। कहने को तो उस्मान भाई उनके दोस्त है, पर उनसे भी वो ज्यादा बात नहीं करते, अजीब से ही है थोड़े। लाइबा को ना जाने क्यों बड़ा बुरा लग रहा था। उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसका दर्द वो खुद महसूस कर पा रही हो। वो कुछ सोचते हुए कहती है, पर वो इस तरह अकेले क्यों रहते हैं। तुमने तो कहा था कि उनका परिवार है, और जब उनकी ज़हनी हालत इतनी बुरी है तो उनके परिवार वालों ने उन्हें ऐसे क्यों छोड़ रखा है डॉट। दुआ, उनका परिवार तो बस नाम की है, किसी को उनकी कोई फिक्र नहीं है, और हाँ ही उनसे कोई लगाव है। बस एक उनके दादा जान थे जो कभी अभी मिलने आते थे उनसे, और हाशिम भाई भी बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, पर अब तो वो भी नहीं रहे। पर हाँ, इतना जरूर पता है मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और दौलत हाशिम भाई के नाम कर दी, पर हाशिम भाई को उसमें कोई खासा दिलचस्पी नहीं है, और हो भी क्यों, उनके पास पहले ही इतना पैसा और शोहरत है, इसलिए फिलहाल उनकी नाम की फैमिली ही उस पैसे पर ऐश कर रही है। लाइबा, ऐसा कैसा परिवार है जिन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है उनकी डॉट। दुआ, पता नहीं, ये सारी बातें तो मैंने बासिर भाई या उस्मान भाई से सुनी है, बाकी कुछ नहीं पता मुझे। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि रशीद चाचा वहां आती हुए कहते हैं, अभी तक नाश्ता बना नहीं, जल्दी करो, साहब को इंतजार नहीं पसंद। और लाइबा, बेटा आप जरा साहब को बुला लाएगी, तब तक हम नाश्ता लगवा देते हैं। उनके कहने पर वो हाँ में सिर हिलाकर अपना दुपट्टा जो सिर पर था उसे ठीक करते हुए किचन से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है। वो अभी आखिरी सीढ़ी चढ़कर जा ही रही थी कि किसी से अचानक टकरा गई और गिरने लगी कि तभी 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो हाशिम अपनी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। खुद को उसके इतना करीब पाकर वो फौरन उससे दूर होकर जरा झिझकते हुए कहती है, वो डॉट, वो नाश्ता तैयार है। इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी एक बार फिर उसके पैर उलझ जाते हैं। वो फिर लड़खड़ाती है तो हाशिम दोबारा उसका बाजू पकड़कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहता है, आंखें खोलकर चलेंगी तो इस तरह गिरती पड़ती नहीं रहेंगी। आपके इसी बेफिक्री भरे लहजे के कारण कोई भी आपको इस्तेमाल कर छोड़ देता है। लाइबा नजरें झुकाएं, वो नाश्ता तैयार है। इतना कहकर वो जाने लगती है कि हाशिम उसे रोकते हुए कहता है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कह सकती है। लाइबा, आपने पहले ही बहुत एहसास कर दिए हैं, अब जरूरत नहीं है। हाशिम, कुछ भी एहसास नहीं है, कुछ दिन बाद से आप ऑफिस ज्वाइन करेंगी और अपनी सैलरी से सारे पैसे आपको वापस करने हैं, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैं आप पर अपना एक भी पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। इतना कहकर वो उसके साइड से निकलकर वहां से चला जाता है और लाइबा भी उसके पीछे जाती हैं। कुछ देर बाद बासिर, लाइबा और हाशिम डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दरअसल हाशिम लाइबा को भी अपने साथ खाना खिलाता था। खाने के बाद वो दोनों निकलने लगते हैं। हाशिम तो चला जाता है
बासिर कुछ सोचते लाइबा के पास आकर पूछता है, क्यूटी पाई जी, क्या हम कभी मिले हैं? उसकी बात सुनकर लाइबा नासमझी में उसे देखती हैं, तो वो कहता है, पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है जैसे बहुत करीब से देखा है। मैंने आपको बस याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। लाइबा, नहीं, हमें तो नहीं याद कि हम कभी मिले हो। बासिर अपना सिर खुजाते हुए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी देख है आपको। खैर चलिए, अभी मैं जाता हूँ, भाई गुस्सा करेंगे। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है और लाइबा भी ज्यादा सोचे बिना अपने काम में लग जाती है। शाम का वक्त हाशिम घर आया तो उसे गार्डन में ही झूले पर बैठी लाइबा दिखी, जो कुछ सोच रही थी। वो आहिस्ता से उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर अभी भी लाइबा का ध्यान उस पर नहीं था। ये देखकर वो अपनी गहरी आवाज में कहता है, इंसान को अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी खबर जरूर रखना चाहिए, वरना कई बार खतरे करीब आकर हमें बर्बाद कर देते हैं। ये सुनकर वो चौंकते हुए पीछे देखती हैं और हाशिम को देखकर खड़ी होकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आपको इतना डर लगता है मुझसे कि मैं आपके आसपास भी आ जाऊं तो आप तुरंत भागने लगती है, घबरा जाती है। अच्छी बात है, वैसे डरना भी चाहिए, मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझसे डरते हैं। उसकी बात सुनकर लाइबा के कदम रुक जाते हैं और वो वापस उसके पास आकर कहती है, आपसे बाकी लोग जरूर डरते होंगे, पर मुझे आपसे डर नहीं लगता। हाशिम, क्यों? लाइबा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हाशिम हल्का सा तल्खी के साथ मुस्कुराते हुए, इतना भरोसा, अक्सर किसी शख्स पर भरोसा हमें बर्बाद कर देता है, और आपको तो कर भी चुका है। लाइबा, मुझे आसिम जी पर भरोसा नहीं था, पर आप पर है, और आप पर भरोसा करना मेरा फैसला है। हाशिम बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए, फिर जग क्यों रही थी? आज तो अल्कोहल भी नहीं पी मैंने। लाइबा, रुकने की कोई वजह भी नहीं है। हाशिम, आज चाहती है मैं वजह दूँ? लाइबा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, और ना ही मैं रुकना चाहती हूँ। मैं बस सबसे दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, जहाँ कोई मुझे ना ढूंढ पाए, जहाँ लोगों के दिल में इंसानियत हो, रहम हो, जहाँ कोई मुझे तलाकशुदा या फिर नाजायज के नाम से ना बुलाए। हाशिम, ऐसी कोई जगह नहीं है, ये इंसानी दुनिया है, परियों की कहानी नहीं। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। इस तरह रोकर अपने कदम पीछे ले लेने से लड़ाई नहीं जीती जाती। यहाँ हथियार भी खुद उठाना पड़ता है और मैदान जंग का ऐलान भी खुद करना पड़ता है। अपनी इज्जत और आबरू के लिए लड़ना भी पड़ता है, और अगर जरूरत पड़े तो सामने वाले का किस्सा भी खत्म करना पड़ता है। लाइबा, और क्या होगा लड़कर? क्या वो इज्जत जो मुझसे छीनी गई थी वो वापस मिल जाएगी मुझे? एक मर्द चाहे औरत पर कितनी भी ज्यादतियां करे, माशरे, सोसाइटी में बदनामी और जिल्लतें सिर्फ औरत को उठानी पड़ती है। निकाह के वक्त अम्मी ने कसम दी थी कि चाहे जो जाए मैं इस निकाह को निभाऊं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो हाल उनका हुआ वो मेरा हो। और कोशिश की मैंने, हर मुमकिन कोशिश की, बेवजह की बातें सुनी बिना गलती के मार खाई, और यहाँ तक कि अपने शौहर को किसी और औरत के बिस्तर पर उसकी बाहों में देखकर भी चुप रही। मेरे साथ जबरदस्ती हुई तब भी चुप रही, और क्या सिला मिला उसका छोड़ तो तब भी दिया ना मुझे उसने। ये कहते वक्त एक आंसू उसकी आंख से होते हुए गाल पर आकर गिरा, और इस पर हाशिम के लिए जैसे वक्त थम गया। आज तक उसे कभी किसी की तकलीफों से फर्क नहीं पड़ा, पर यह एक आंसू जैसे उसका कलेजा छन्नी कर गया था। हाशिम, और आप उसे ऐसे ही जाने देंगी? लाइबा हल्का सा मुस्कुराकर, इंतकाम की ख्वाहिश अपने दिलों में वो रखते हैं जिन्हें जिंदगी जीने की ख्वाहिश हो, जो मौत की तमन्ना लिए घूमते हैं, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बेहतर समझते होंगे। ये कहते वक्त उसकी नज़र हाशिम की कलाई पर थी, जहाँ एक कट का निशान था, जो साफ जाहिर कर यहाँ था कि उसने खुद खुशी की कोशिश की थी। उसकी नजरें देखकर हाशिम थी, उनका मतलब समझ जाता है। लाइबा इतना कहकर दोबारा जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी उसके कानों में हाशिम की आवाज आती है, टाइगर। ये सुनकर वो चौंकते हुए उसे देखती हैं, तो वो आगे कहता है, आपकी आगे बिल्कुल किसी टाइगर की तरफ है, बोल्ड और पैशनेट। लाइबा दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, पर मैं जंगल की रानी नहीं हूँ, मैं तो उन कीड़े मकोड़ों की तरफ हूँ जिन्हें कोई भी रौंद कर चला जाता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता।
हाशिम, अपने लिए लड़ना खुद पड़ता है। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेगी, कोई चाहकर भी आपका साथ नहीं देगा। लाइबा बात बदलते हुए, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है ये कहकर वो वहां से चली जाती है और हाशिम बस उसे देखता रहता है जाते हुए। पर कोई और भी था जो उन दोनों को देख रहा था, बासिर और उस्मान जो अभी अभी वहां आए थे। वह भी दूर खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। उन्हें ये तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे, पर फिर भी हाशिम को इतने पर सुकून से किसी के साथ बात करता देख हैरान जरूर दे। बासिर, उस्मान भाई, आपको नहीं लगता कि ये भाई क्यूटी पाई के साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं? उस्मान, कुछ नहीं मेरे भाई, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, पर क्यों ये समझ नहीं आता। बासिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे देखता है जो कुछ सोच रहा था। उस्मान, क्या हुआ तुझे अब? बासिर, पता नहीं क्यों पर मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे मैंने क्यूटी पाई को कहीं बहुत करीब से देखा है। जब पहली बार मैंने इन्हें उस दिन किचन में देखा था, तब भी मुझे ऐसे लगा था जैसे मैंने देखा है इन्हें कहीं। मैं जानता हूँ इन्हें बस याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। उस्मान, कभी आसिम के घर पर देखा होगा, मैंने बताया तो था, ये उसकी एक्स वाइफ है। बासिर चिढ़ते हुए, नहीं वहाँ कभी नहीं गया मैं, और मैंने इन्हें कहीं और देखा है, पर मैं कश्मीर तो कभी गया नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है, और पता नहीं क्यों इनसे एक कनेक्शन सा फील होता है। उस्मान, अब तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, छोड़ ये सब। देख हाशिम अंदर चला गया, हम भी चलते हैं। उसके कहने पर बासिर भी हमें सिर हिलाता है और उसके साथ अंदर जाने लगता है। रात के खाने के बाद लाइबा सामान समेटकर अपने कमरे की तरफ जाने वाली होती है। रशीद चाचा उसके पास आकर कहते हैं, बेटा साहब आपको स्टडी रूम में बुली रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। उनकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और हाशिम के स्टडी के पास पहुंचकर बाहर से ही नोक करती हैं तो अंदर से हाशिम की रोबदार आवाज आती है, कमिंग। उसकी मंजूरी मिलते ही वो अंदर जाती हैं तो हाशिम अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक ओवरसाइज्ड हुडी पहनी हुई थी और नीचे ब्लैक ट्रैक पैंट्स, बिखरे हुए सिबिल, हल्की सी बियर्ड, और इस सादा लुक में भी वो कयामत ठा रहा था। वो जरा झिझकते हुए अंदर जाती हैं तो उसकी आहट पहचानते हुए हाशिम अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है और उसे अपनी आंखों से ही सामने चेयर पर बैठने का इशारा करता है, जिसे समझते हुए वो बैठ भी जाती है। लाइबा, आपने बुलाया था? हाशिम, कल से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, सो बी रेडी। लाइबा घबराते हुए, पर मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, और इतने सारे लोगों के बीच क्या करूंगी मैं? मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। हाशिम, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो डिजाइन आपने उस दिन बनाए थे आपको वही ऑफिस में बनाना है, सो नथिंग टू बी वरी अबाउट, और मैं रहूंगा वहाँ। फिर अपने ड्रॉर से एक पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए, और ये आपका कॉलेज फॉर्म है, इसे फिल कर दीजिए, मैं सबमिट करवा दूंगा, क्लासेस ऑनलाइन है और शाम की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गॉट इट। लाइबा ने एक नज़र फोर्स पर लिखे उस बड़े से नाम को देखा, द करीम यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक्स। ये पढ़कर वो जरा चौंकी। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक था और एक वक्त था जब उसका ख्वाब हुआ करता था वहां से पढ़ना, पर अब इस वक्त उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो हल्की नमा आंखों से हाशिम की तरफ देखती है और उस पेपर को उसकी तरफ वापस बढ़ाते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, बिना स्कॉलरशिप इसकी फीस बहुत ज्यादा होंगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे इतना बड़ा एहसान लूं। हाशिम उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो इतना तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि लाइबा उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें वो आज तक देखता आ रहा था। वो अलग थी, बेहद अलग। इसकी रंगों में खुददारी और ईमानदारी बहती थी खून के साथ। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, ये कोई एहसान नहीं है, एक डील है। आपके लिए मैं जो भी फीवर्स कर रहा हूँ उसका रीपे आपको लौटाना होगा वक्त आगे पर। लाइबा, मतलब? हाशिम अपनी किंग चेयर पर लीन होते हुए, मैं वक्त आने पर आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि हर इंसान का कुछ मतलब होता है और मेरा भी कोई मतलब है, शायद आगे जाकर मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ और आपको मुझे वो देना होगा, बोलिए मंजूर है? लाइबा,
आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप बहुत अमीर है, आपके पास शोहरत भी है और सूरत भी, फिर क्या चाहिए आपको मुझसे भला? एक फकीर एक बादशाह को क्या दे सकता है? हाशिम, हीरे की पहचान जौहरी को होती है और आप वो नहीं हैं, इसलिए फिलहाल आप इस डील के लिए हाँ कीजिए। उसकी बात सुनकर लाइबा भी हाँ कर देती है और उससे कॉलेज फॉर्म लेकर फिल करने लगती है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद वो एक जगह आकर रुक जाती है। यहाँ लिखा था फादर्स हस्बैंड गार्डियन सिग्नेचर। ये देखकर उसके फॉर्म भरते हाथ जरा रुक गए। उसके पास कोई नहीं था जिसका सिग्नेचर वो यूज करती, ना अब्बू ना शौहर और ना ही कोई, और वो बस एक टक उस कॉलम को देख रही थी। तभी हाशिम, जो उसके रिएक्शन को बहुत अच्छे से गौर कर रहा था, उसके हाथ से फॉर्म लेकर खुद अपने सिग्नेचर उस पर करते हुए कहता है, हर चीज को लेकर अगर इतना सोचेंगी तो जिंदगी ठहर जाएंगी आपकी। लाइबा अभी भी उसे ही खाली आंखों से देख रही थी। उसने साइन किया था उस कॉलम पे जहां सिर्फ कोई अपना साइन कर सकता था, पर वो तो उसका अपना नहीं है। हाशिम, अब आप जा सकती है। उसकी बात सुनकर वो तुरंत अपने ख्यालों से निकलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी हाशिम काफी वक्त तक उस दरवाजे को देखता रहता है। फिर उस फॉर्म पर अपने साइन देखते हुए खुद से कहता है, वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का, कल से एक नई शुरुआत होगी। इतिहास दोहराया जाएगा पर इस बार किसी मासूम के साथ गलत होगा। बहुत हुआ इंतजार, नाउ इट्स टाइम टू टर्न द टेबल्स। वो यही सोच ही रहा था कि हामिद अंदर आता है और कुछ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सर ये डॉक्यूमेंट्स। हाशिम उसके हाथ से उन कागजों को लेकर देखता है और टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अब मजा आएगा, मेरे खेल की नींव मैंने रख दी है, अब बस पहली चाल चलना है। इस बार तो रानी भी मेरी तरफ है, बस अभी जरा कमजोर है, उसे मजबूत बनाना है। हामिद झिझकते हुए, सर आप सच में चाहते हैं मैम ऑफिस ज्वाइन करे? हाशिम मुस्कुराते हुए पेपर वेट घुमाते हुए, हाँ बिल्कुल, उसे मजबूत बनाने के लिए ये पहला कदम है और उसका मजबूत बनाना मेरे खेल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जीतना यानी मेरा जीतना इस खेल में, वो मेरी क्वीन है, उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी मुझे। हामिद, सर वो आसिम मैम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर हाशिम के एक्सप्रेशंस एकदम सख्त हो गए और वो कुछ सोचते हुए कहता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, चाहे कुछ भी हो जाए। आसिम अभी उस तक ना पहुंचे, ख्याल रखे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हाशिम अपनी जगह से उठकर अपनी कांच की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते हुए खुद से कहता है, हर वो दर्द जो मैंने आज तक सहा है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है और अब तो तुम्हें किसी और के दर्द का भी हिसाब देना है। आसिम अजीज, पूरी अजीज फैमिली को उनके ही खेल में ना हराया तो मेरा नाम भी हाशिम करीम नहीं। ये कहते वक्त उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। दूसरे दिन नाश्ते के वक्त आज उस्मान और हामिद भी वहीं मौजूद थे और हाशिम बासिर और लाइबा के साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हुए ही उस्मान कुछ सोचते हुए लाइबा से पूछता है, तो कैसा लग रहा है आपको? आज पहला दिन है आपका ऑफिस में। लाइबा कुछ कहती उससे पहले ही हाशिम उस्मान को अपनी सख्त नजरों से देखकर कहता है, तुम्हें मैंने मोंडल अरेंज करने के लिए कहा था, 1 हफ्ते बाद ब्राइडल शूट है, क्या हुआ उसका? उस्मान चिढ़ते हुए, हो गई अरेंज। यार तेरी कंपनी के लिए कौन काम नहीं करना चाहता, स्पेशली लड़कियां, एक को बोलो चार आती है। बासिर हंसते हुए, अरे भाई क्रेज है, मेरे भाई का लड़कियां पागल है इनके पीछे। उनकी बकवास सुनकर हाशिम अपनी सख्त नजरों से उन्हें घूरता है तो वो दोनों तुरंत अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लाइबा भी उठने लगती है तो हाशिम उसे बिना देखे ही सख्त आवाज में कहता है, ऑफिस में किसी को पता नहीं चले कि आप मुझे जानती है, वरना आपके टैलेंट को लोग सिफारिशें समझेंगे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। लाइबा, मैं आपको वैसे भी नहीं जानती, किसी के एहसास तले रहने में और किसी को जानने में बहुत फर्क पड़ता है। इतना कहकर वो वहां से अपने बर्तन किचन में ले जाती है और हाशिम उसे जाते देख अपने मन में कहता है, जानती नहीं हो तो क्या हुआ, बहुत जल्द तफसीर से जिन जाओगी। कुछ देर बाद लाइबा हाशिम की ही कार में बैंक सीट पर बैठी हुई थी और हामिद कार ड्राइव कर रहा था। उसने इस वक्त एक सादा सा सफेद रंग का चिकनकारी सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह सिर पर दुपट्टा था।
ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी, बस उन सुरमई सी आंखों में आंचल, पर इतने में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही उसके बगल में बैठा हाशिम भी ब्लू अरमानी बिजनेस सूट में क्या कमाल लग रहा था, पर उसका सारा फोकस सिर्फ अपने टेप पर था, जिसमें वो कुछ मेलस बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। इधर लाइबा लगातार खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। पीछे छूटते हुए पेड़ उसे आज अपने से लग रहे थे, जैसे उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया था। वैसे ही जिंदगी की इस तेज रफ्तार में वो भी छूटते जा रहे थे। ना जाने कितनी देर तक वो बाहर की तरफ देखती रही। तभी अचानक ये गाड़ी रुकी। उसने हाशिम की तरफ देखा तो वो अभी भी अपने टेप को ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी उसके कानों में हामिद की आवाज आती है, मैडम आप यही उतर जाइए, एक बॉडीगार्ड आपको छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, पर अफसोस हाशिम की इतनी लेविश कार और उसकी हाई फाई टेक्नोलॉजी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा खुलेगा कैसे। तभी हाशिम, जिसकी नजरें भले ही शुरू से अभी तक अपने टेप पर थी, पर ध्यान पूरी तरह से लाइबा पर था, उसे इस तरह स्ट्रगल करता देख वो हल्का सा उसकी तरफ झुककर कार का दरवाजा खोलता है। पर यह करते हुए वो उसके बेहद करीब था और उसे इतना करीब देखकर लाइबा घबराकर पीछे होने की कोशिश करती है, पर यह कहाँ मुमकिन था। जगह ही नहीं थी जो वो पीछे हो पाती। हाशिम एक नज़र उसके घबराए चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। पर उसकी वो मुस्कुराहट नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो अपनी मुस्कुराहट से। हाशिम उसे देखते हुए ही बिना किसी भाव के लगता है, तुम्हारे शौहर ने कभी कार में नहीं बैठाया, एक दरवाजा तक खोलना नहीं आया तुम्हें डॉट। उसकी आवाज में तल्खी थी। यकीनन वो उसे टोंट मार रहा था या शायद मजाक बना रहा था। लाइबा, सही कहा, आपने नहीं बैठाया कभी उन्होंने मुझे किसी कार में, और ना ही कभी किसी और चीज की आदत लगाई है, इसलिए नहीं खुला मुझसे दरवाजा। हाशिम उसकी बात सुनकर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए, वाह अजीब बात है, एक कार का दरवाजा नहीं खुला आपसे, पर एक अच्छी खासी कार ब्लास्ट जरूर कर दी आपने, इंटरेस्टिंग। लाइबा झिझकते हुए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हाशिम, ओ रियली, अनजाने में ही आपने मेरी करोड़ों की कार और फेवरेट वाइन कलेक्शन बर्बाद कर दिया। सोचिए, अगर आप जानबूझकर कुछ करने पर उतरती तो अब तक मैं सड़क पर आ गया होता आपकी मेहरबानी से। लाइबा, मैंने कहा ना चुका दूंगी मैं आपके पैसे। हाशिम हल्का सा हंसते हुए, कितने जन्म में चुकाएंगी डॉट। एक और तंज। लाइबा, इसी जन्म में लौटा दूंगी। हाशिम, अच्छा और कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, जरा मैं भी तो सुनूं, बैंक लूटेंगी या फिर कहीं डाका डालेंगी डॉट। लाइबा मासूमियत से उसे देखते हुए, आप मजाक बना रहे हैं मेरा डॉट। हाशिम नामे सिर हिलाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको डॉट, आप चाहे तो ट्राई कर सकती है। लाइबा उसे टुकुर टुकुर देखते हुए, मैं लगत काम नहीं करती। हाशिम, अच्छा ऐसे तो आपको सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, क्योंकि जितना नुकसान आपने मेरा किया है उतने पैसे आप कम से कम इस जन्म में तो कुछ भी कर नहीं कमा पाएंगी। और आप तो वैसे भी इतनी बेवकूफ है, आपसे किसी अच्छे काम की उम्मीद तो मुझे लग नहीं रही है। एक और तंज। आज न जाने वह किस मूड में था, एक के बाद एक बस उसे ताने सुनाए जा रहा था। लाइबा, मैं दे दूंगी बारे पैसे, पर क्या अब मैं जाऊं डॉट। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता तो वो चुपचाप कार से उतरकर बाहर निकलती है। वहीं हामिद, जो हाशिम की सारी बातें सुन रहा था, उसे तो जैसे एक अलग ही झटका लगा था, क्योंकि आज हाशिम का एक अलग ही रूप देखा था उसने। लाइबा वहां से निकल कर हाशिम की कंपनी की तरफ पैदल ही निकल जाती है, जो पास ही थी। उसे रास्ता तो नहीं पता था, पर एक बॉडीगार्ड उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए आगे चल रहा था, ताकि उसे रास्ता पता चला रहे। अब तक हाशिम की कार भी वहां से जा चुकी थी। करीब 15 से 20 बाद लाइबा एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, क्योंकि राउंड शेप में बनी हुई थी, और वहां वह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उसकी जैसी काफी सारी बिल्डिंग थी। वहां आसपास इतनी ऊंची कोई और बिल्डिंग नहीं होगी। ये था द करेम डेकोर हाउस। लाइबा तो बाहर ही खड़ी रह जाती है। उसने यकीनन अपनी 19 साल की जिंदगी में
इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी। कहने को एक तो बार वो आसिम के ऑफिस उसे टिफिन देने गई थी, पर आसिम का ऑफिस भी इतना बड़ा, खूबसूरत और शानदार नहीं था। अभी तो वो बिल्डिंग के अंदर भी नहीं गई थी, बाहर से ही उसे अंदाजा हो गया था कि यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वो करीब 10-15 मिनट तक ऐसे ही बाहर खड़े उस बिल्डिंग को देखती रहती है। तभी उसके पास वॉचमैन आकर बड़ी तहजीबल से पूछता है, मैडम आपको क्या चाहिए? किसी से मिलना है। उसकी आवाज सुनकर वो घबराते हुए उसे देखती हैं और एकदम से पीछे हो जाती है। फिर कुछ सोचकर अपने हाथ में पड़ा एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो वॉचमैन उस लिफाफे को उसके हाथ से लेकर पड़ता है तो उसके चेहरे पर जरा हैरानी के भाव आ जाते हैं। यह उसका जॉइनिंग लेटर था और यकीनन इतने बड़े ऑफिस में जहां बड़ी बड़ी एजुकेशन के बाद भी लोगों को काम नहीं मिलता था, वहां एक ऐसी साधारण सी लड़की को देखकर वो जरा चौंका था। फिर वो उसे लेटर वापस करते हुए कहता है, बेटा जाओ अंदर। उनके कहने पर वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर जाती है और रिसेप्शन पर पहुंचकर वहां खड़ी लड़की की तरफ देखकर कुछ पूछने वाली होती है कि तभी एक 24 से 25 साल की लड़की उसके पास आकर उसका हाथ मजबूती से पकड़कर अंदर की तरफ खींचकर ले जाते हुए कहती है, ओह गॉड, चलो अच्छी बात है, तुम आ गई डेजी मैन। इतना गुस्सा कर रही है मुझ पर, तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम में मॉडल हो। उसके बाद भी इतनी लेट आई, सारी कॉस्ट्यूम फाइनल करनी है। 1 हफ्ते बाद ब्राइडल फोटोशूट है। अब तक 50 बार कॉल कर चुकी हूँ। तुम्हारी कंपनी में मैं मेरी नौकरी जाने वाली थी, तुम्हें पता है यहाँ का बस कितना सन की है। 1 मिनट भी कोई काम लेट हुआ ना तो पूरे स्टाफ को बाहर निकाल देगा और तुम ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो, अब जल्दी चलो। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ लेकर जाने लगती है। वही लाइबा उसे कुछ समझाने की या बोलने की कोशिश करती है, पर वो कुछ सुनने को तैयारी नहीं थी। अंदर जाते हुए लाइबा की नज़र ऑफिस के इंटीरियर पर जाती है तो क्या लग्जरियस ऑफिस था वो, इतना कलरफुल, एक भी ऐसा रंग नहीं होगा जो वहां मौजूद न था। सब कुछ इतना पॉजिटिव और पीसफुल लग रहा था कि क्या कहे। वहां का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि बस पूछो मत। ये बाकी ऑफिस की तरह नहीं था बल्कि बड़ा यूनिक था। जगह जगह बड़ी बड़ी टेबल्स रखी हुई थी, वहां चारों तरफ कुर्सियां डली थी और लोग ग्रुप में बातें करते हुए काम कर रहे थे और उन्हें देखकर बताया जा सकता था कि यहाँ के सारे स्टाफ की दोस्ती कितनी अच्छी है। वही वो लड़की लाइबा को उसी फ्लोर पर लास्ट में बने एक रूम के पास लाती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, चलो डेजी, इंतजार कर रही होगी। वो लड़की लाइबा का हाथ पकड़कर उसे एक केबिन के बाहर लाकर खड़ा करती है और खुद गहरी गहरी सांसें लेकर खुद से कहने लगती है, रिलैक्स लिली, रिलैक्स। फिर एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खटखटाती है तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज आती है, कम इन। यह आवाज सुनकर खुद दरवाजा खोलती है और पहले खुद अंदर जाती है, फिर लाइबा को भी अपने पीछे आने का इशारा करती है और उसका इशारा समझते हुए वो उसके पीछे जाती भी है। पर जब वो लोग केबिन के अंदर जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं था, पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ था। लिली यहाँ वहां देखते हुए कहती है, दाइजी, कहाँ आप? वेयर आर यू? उसकी पुकारने पर वहां कोई दिखता तो नहीं है, पर वहां लगी टेबल के पीछे से आवाज आती है, अरे मैं यहाँ हूँ। ये आवाज सुनकर लिली उस टेबल के पास जाती है और उसके पीछे ही लाइबा भी जाती है तो टेबल के पीछे एक औरत कुछ फाइल्स उठा रही थी। उसे ऐसे देखकर लिली अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, आप इतना कब गिर गए? उसकी बात सुनकर वो लेडी उसे घूर कर देखती और कहती है, क्या करूं लिली, मेरी असिस्टेंट इतनी बेवकूफ है। मैंने तुम्हें फाइल ठीक से रखने के लिए कहा था और तुम्हारी वजह से सारी फाइल्स गिर गई, यू स्टूपिड गर्ल। उसकी सरकाज़म को समझते हुए लिली शर्मिंदगी से उसकी फाइल उठाने में मदद करने लगती है, पर बेचारी उठा कम रही थी और बिगाड़ ज्यादा रही थी। ये देखकर लाइबा खुद आगे आते हुए उनकी मदद करते हुए कहती है, लाइए हम कर देंगे। उसकी इतनी क्यूट सी आवाज सुनकर उस लेडी डेजी का ध्यान भी उस पर जाता है और जब वो नजर उठाकर उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है। अपने 10 साल के फैशन डिजाइनिंग करियर में उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो सारी फाइलों को नजरअंदाज करके उसे कंधों से पड़कर उठाते हुए अपने सामने खड़ा करती है
और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ रहती है। ओ माई गॉड, सच अ रेयर ब्यूटी, जस्ट लुक एट हर फेस, सो क्यूट एंड इनोसेंट। कहाँ से ढूंढ कर लाई है सिलेक्शन टीम इतनी खूबसूरत मॉडल। ओ माई गॉड, तुम्हें तो मैं अपने नाम पर पेटेंट कराने वाली हूँ। आज से मेरे सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट की मेन मॉडल तुम ही होंगी, देखना। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, पर लाइबा वो ना समझी। मैं उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने ना जाने क्या अजूबा देख लिया हो। और देखने वाली बात थी भी, क्योंकि डेजी दिखती भी कुछ ऐसी थी, क्या कहें। डेजी डिसूजा उम्र 40 साल पर देखने में 32 से 35 साल की लगती है, और लगे भी क्यों ना उन्होंने खुद को मेंटेन जो इस तरह किया हुआ है। आज की डेट में इंडिया की सबसे टॉप फैशन डिजाइनर डेजी अपने आप में ब्रांड से कम नहीं थी, और उसका अपीयरेंस भी कुछ फैशन डिजाइनर वाला ही था। फिट बॉडी, उस पर पर्पल कलर की डिजाइनिंग वुमन बॉडी सूट, पैरों में बड़े अजीब से फंकी शूज, और उसके ऑरेंज कलर के बाल, उस पर रेड लिपस्टिक। ऐसा नहीं था कि वह देखने में खूबसूरत नहीं थी, दिखाने में तो वो बिल्कुल एलिगेंट लगती थी, पर लाइबा के लिए ये सब काफी अजीब था। उसने इससे पहले ऐसी कोई औरत नहीं देखी थी, वो भी इस उम्र में। अगर डेजी की बात करें तो उसका बिहेवियर बहुत कूल और चिल था, पर उसे लगता था उसके पास एक पावर है। वो लोगों की एनर्जी फील कर पाती थी, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, उसे साफ पता चल जाता था। अपने 10 साल की करियर में उसने अपना नाम इतना बना लिया था कि इंटरनेशनल कंपनी से उसे ऑफर आए थे, पर उसने सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि वो हाशिम के साथ काम करना चाहती थी। उसे उसमें अपना छोटा भाई दिखता था, पर हाशिम को तो रिश्ते बनाना ही नहीं पसंद। लाइबा समझ गई थी कि जरूर उन दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। वो बात क्लियर करने के इरादे से कहती है, उसकी बात बीच में काटते हुए डेजी कहती है, ओ प्लीज डार्लिंग, डोंट कॉल मी मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ। यहाँ सब लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, यहाँ के प्यून से लेकर यहाँ के बॉस तक, तो तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ, समझी। लाइबा हाँ में सिर हिलाकर आगे कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले ही डेजी कहती है, वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो, पर तुम्हारा फैशन सेंस बहुत बुरा है। ये क्या सूट और सिर पर दुपट्टा लिया है तुमने? आई थिंक यू नीड अ मेकओवर। उसने इतना कहा ही था कि लाइबा उसे कुछ कहने वाली होती है, पर उससे पहले ही केबिन का दरवाजा खुलता है और हामिद अंदर आते हुए लाइबा को वहां देखकर कहता है, मिस लिबा, आप यहाँ हैं, और मैं आपको बाकी जगह ढूंढ रहा था। आज आपकी जॉइनिंग है ना? और डेजी, आप अभी तक मॉडल से नहीं मिली, वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। डेजी हैरानी से, व्हाट डू यू मीन बाय इंतजार करिए, मेरी मॉडल तो ये है ना, मेरे सामने खड़ी है। हामिद हंसते हुए माना कि मिस लिबा बेहद खूबसूरत है, पर अनफॉर्चुनेटली वो आपकी मॉडल नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर डिजाइनिंग इंटर्न है, इसलिए आप जाकर अपनी मॉडल से मिलिए। और लिली, तुम लाइबा को सारा काम समझा दो और उससे पहले सबसे मिला देना और ऑफिस घुमा देना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही डेजी लाइबा को देखती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी, और उसे देखते हुए ही कहती है, लिबा मीन्स प्रेटीएस्ट विमेन फ्रॉम हेवन, जन्नत से आई हुई खूबसूरत औरत। वाओ, तुम्हारा नाम तुम्हें काफी सूट करता है, जरूर तुम्हारी मॉम ने रखा होगा। उनके कम्प्लीमेंट पर मुस्कुराते हुए हाँ मैं सिर हिलाती है, तो डेजी कहती है, पता था एक माँ ही अपने बच्चों को इतना प्यार करती है कि इतना खूबसूरत नाम रखे उसका। वैसे तुम्हारी खूबसूरती का क्या फायदा जब तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बन सकती, पर देखना एक दिन मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े कमर्शियल का मॉडल बनाऊंगी। फिलहाल तो मुझे उस स्टूपिड मॉडल से मिलकर आना है, तो बाय, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद भी लाइबा उस रफी दिखती रहती है, तो लिली मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छी है डेजी। इंडिया की बेस्ट डिजाइनर होने के बाद भी बिल्कुल घमंड नहीं है उनमें। यहाँ पर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड है, पर कोई भी उन्हें मैम कहकर नहीं बुलाता, बल्कि सब उनके नाम से बुलाते हैं। थोड़ा बहुत डांट देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है, और टैलेंटेड तो इतनी है कि पूछो मत। इनके अंदर अगर कोई फैशन डिजाइनिंग की इंटर्नशिप कर ले तो बस समझो कैरियर बन गया उसका। और एक सीक्रेट बात बताओ, ये लौती इंसान है जो हमारे बॉस से नहीं डरती, उन्हें अपना छोटा भाई मानती है, और बॉस भी कुछ कहते नहीं है पर उनकी बात सुनते हैं। बहुत बार देखा है हमने, वरना हमारे बॉस तो जल्लाद है, उसे किसी पर भी तरस नहीं आता। लाइबा हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी।
अब बेचारी लिली को भी कहाँ पता था कि जिस लड़की से वो अपने बॉस की बिचिंग कर रही है, वह लड़की उसी के बॉस के घर में रहती है और उसका काफी बड़ा बड़ा नुकसान भी कर चुकी है। लिली उसे बाहर लाते हुए उसके आगे चलते हुए कहती है, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें करीम ऑपरेशन और उसके कुछ रूल्स बता दूं। तेरे करी सांस लेकर आगे कहती है, ये है द डेकोर हाउस। ऐसी 7 बिल्डिंग है और सारी बिल्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, या कहो कि 7 बिल्डिंग अलग अलग कंपनियों है पर आती सारी करीम कारपोरेशन के अंदर ही है। ये बिल्डिंग जिसमें तुम अभी खड़ी हो, ये फैशन डिजाइनिंग संभालता है और साथ में बड़े बड़े डेकोरेशन के असाइनमेंट भी लेता है। ये पूरा कॉरपोरेशन एशिया का सबसे महंगा कॉरपोरेशन है और हमारे बॉस मिस्टर जल्लाद वो एशिया के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक आदमी है। गलती से भी उनके सामने मत आ जाना, वैसे भी वो 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। मिस्टर जल्लाद उन्हें ऑफिस में सब लोग बुलाते हैं, उनका सीक्रेट निकनेम है, हमने ही रखा है, तुम भी बुला सकती हो। अब बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो देखो, इस ऑफिस में इस ब्रांच का कोई रूल नहीं है। जिसको जब काम करना है करे, जब घर जाना है जाए, ना कोई टाइमिंग है ना कुछ। और जब काम का प्रेशर होता है तो कई बार हफ्तों हफ्तों तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। इसलिए 4th फ्लोर पर सबके लिए कमरे बनाए गए हैं। इस ऑफिस में कोई केबिन भी नहीं है, जिसको जहाँ काम करना है बैठकर करे, बस डेजी मैम का केबिन है। बाकी तुम कहीं भी जा सकती हो। लास्ट फ्लोर पर मत जाना क्योंकि 6th फ्लोर हाशिम सर का है। वैसे तो वो हफ्ते में एक ही दिन आते हैं पर फिर भी वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लाइबा तो ना समझी, मैं उसे हैरानी से देख रही थी। उसने ऐसा ऑफिस कभी नहीं देखा था। एक तो ये इतना आलीशान, ऊपर से ना यहाँ कोई रूल है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना शांत और डिफरेंट क्यों है। लिली, 3rd फ्लोर पर बड़ी सी कैंटीन है जहाँ से तुम कुछ भी फ्री में खा सकती हो, तो चिल। लाइबा जो अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी, तो उसे ऐसे हैरान देखकर वो आगे कहती है, क्या हुआ, यही सोच रही है ना कितना अजीब सा ऑफिस है। पर तुम हमारे सर को नहीं जानती, उनका काम निकलवाने का तरीका जरा डिफरेंट है। क्या चलो अभी पहले मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट लोगों से मिलती हूँ, हमारे ऑफिस में कई नमूने। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है।